Salam listeners, welcome back to my channel. This is the episode 5 of the novel फ़कत ज़ौक़े परवाज़ है ज़िंदगी by हबीबा इशफाक. So let's start. ओके कैडेट राइमा, ये आपके न्यू इंस्ट्रक्टर हैं और मुझे उम्मीद है कि आपकी कारकर्दगी इधर भी मुतासिर कुन रहेगी. स्क्वाडन लीडर उमैर तो मुस्कुरा कर कहते हुए चले गए थे, जबकि राइमा को अपनी जान हलक में अटकती हुई महसूस हो रही थी. सर कारकर्दगी क्या मुतासिर होनी है, यहाँ तो मैं खुद पूरी की पूरी मुतासिर हो गई हूँ. राइमा ने कुड़ते हुए दिल में सोचा, क्योंकि वो बस सोच ही सकती थी, अलबत्ता कहने की हिम्मत खुद में मफऊद पाती थी. अगर आपकी इजाज़त हो तो आज की फ़्लाइट पे ब्रीफिंग शुरू करूँ. फ़ाइक पहले तो कुछ लम्हे इसके बोलने का मुंतज़िर रहा, लेकिन इसको खामोश पाकर बिलाखिर इसे पूछना ही पड़ा. राइमा ने हड़बड़ा के बेतहानी में ज़ोर ज़ोर से असबात में सर हिलाया. फ़ाइक ने सर को खम देती हुए इसे वहाँ मौजूद कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और ख़ुद वाइट बोर्ड पे मार्कर के साथ कुछ लिखने लगा. राइमा बस बेतहानी में बोर्ड की जानिब देख रही थी, पर जो भी बोल रहा था वो राइमा के सर से 2 फीट के फासले पर से गुजर गया था. फ़ाइक ने मुड़ के इसे देखकर इससे कोई सवाल किया, लेकिन राइमा की बेध्यानी महसूस करके वो ठटका. हेलो कैडेट राइमा, आई एम आस्किंग यू समथिंग. इसने इसकी आंखों के सामने हाथ हिलाया. राइमा जैसे एकदम से होश की दुनिया में आई और इसे देखा, जो अब्रू उचकाए माथे पे तेवरी चढ़ाए इसे ही देख रहा था. क्या सर? लहजे में लड़खड़ाहट वाज़ेह थी. मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, लेकिन आप तो ना जाने कौन से जहानों की सैर को निकली हुई हैं. इसने सीने पे हाथ बांधते संजीदा निगाहें इसके चेहरे पे गाड़ी. राइमा ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया. फ़ाइक ने एक नज़र इसे देखा, फिर मुड़ के डाइस तक आया और इस पे रखा मार्कर उठाया. कोई बात नहीं, मैं फिर से ब्रीफ कर देता हूँ, लेकिन अब की बार बी फोकस्ड. वो तहम्मुल से कहता फिर से ब्रीफ कर रहा था. एक पॉइंट वो दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा था. राइमा ने सर झटक कर फोकस करना चाहा, लेकिन वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर पाई. इसे सिर्फ फ़ाइक के हिलते हुए लब नज़र आ रहे थे, लेकिन इसके लबों से निकलने वाले अल्फाज सुनाई नहीं दे रहे थे. अब कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें. फ़ाइक ने कब ब्रीफिंग ख़त्म की और कब इसके सामने आके खड़ा हुआ, वो कुछ भी देख ना पाई. अब फ़ाइक की आवाज़ पे इसका दिल एकदम ज़ोर से धड़का था, क्योंकि अब इसे अपनी शामत आती हुई नज़र आ रही थी. जी सर, ये ख़त्म भी हो गया. इसके लहजे में इतनी बेयकीनी ना समझी थी कि फ़ाइक बेचारा तो गंग ही हो गया. मतलब कि पिछले आधे घंटे से वो फजूल में बोल रहा था. फ़ाइक ने गहरी सांस लेके दाएं हाथ की मुट्ठी ज़ोर से भींची, गोया अपना गुस्सा ज़ब्त करना चाहा. डाइस पे मारकर रख के वो मुड़ा और गुस्से से सुर्ख आंखें लिए राइमा को देखा. राइमा को अपनी जान निकलती महसूस हो रही थी. वो सोच रही थी, क्या इससे बुरा भी इसकी ज़िंदगी में कुछ हो सकता था? और ज़मीर से एक ही जवाब आ रहा था, नहीं. इसे रोना आ रहा था. रो लो, दिल खोल के रो लो, कहीं कोई हसरत तुम्हारे दिल में ना रह जाए मेरे सामने आंसू बहाने की. फ़ाइक का सख्त लहजा, और यहाँ सच में राइमा मैडम की आंखों से आंसू निकलते गाल पे बहने लगे. फ़ाइक ने झुंझुला के वहाँ रखे बोर्ड पे मुक्का मारा. राइमा, आज तुम बता ही दो, तुम्हें मुझसे क्या मसला है? सवालिया निगाहें इसकी जानिब उठी थी. जब भी तुम्हारे सामने आता हूँ रोने लग जाती हो. तुम बताओ, मैं जिन हूँ या मेरी शक्ल भूत से मिलती है जो तुम्हें खा जाऊँगा? चलो बाकी सब छोड़ो, अभी का बताओ, मैंने तुम्हें अभी कुछ कहा? राइमा ने नफ़ी में सर हिलाया. दूसरे इंस्ट्रक्टर्स भी इसी तरह बताते हैं ना, जिस तरह मैं बता रहा हूँ, है ना? तो तुम मुझे बताओ, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम फोकस ही नहीं कर पा रही? देखो राइमा, मैं अपने प्रोफेशन के मामले में किसी भी तरह की कोताही या लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता, और अगर तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो बिलीव मी, तुम्हें एक रख के लगाऊंगा. अब ये आंसू साफ करो और ध्यान से सुनो. आखिरी दफ़ा ब्रीफ कर रहा हूँ, दोबारा नहीं करूँगा. इसके सख्त लहजे में तंबीह पे राइमा जल्दी से आंसू साफ करते हुए असबात में सर हिलाने लगी. फ़ाइक इसके बच्चों के से अंदाज पे रुख मोड़ के मुस्कुराहट दबा गया, और अब वो एक दफ़ा फिर से इसे ब्रीफ कर रहा था. आर यू रेडी?
कॉकपिट में दाखिल होने से पहले फाइक ने मुड़ के राइमा से पूछा, यस सर आई एम। वो ज़रा कॉन्फिडेंस से बोली, लेकिन फाइक को इसके कॉन्फिडेंट होने पे कुछ शक हुआ, इसलिए इसे समझाना ज़रूरी समझा। राइमा मेरी बात सुनो, देखो मशाक जेट पे कितने घंटे लगाए तुमने? इसने इसकी आंखों में देख के सवाल किया। 60 आवर्स सर। और T37 पे 100 आवर्स सर, राइमा ने जवाब दिया। तुमने अब इस पे सिर्फ 55 से 60 आवर्स गुजारने हैं। इतनी मेहनत के बाद एक ज़रा सी गलती तुम्हारा करियर तबाह कर सकती है। इसने ज़रा सी पे जोर दिया और राइमा का तो दिल ही हौल गया था। तुम अपने जहन से ये निकाल दो कि मैं तुम्हें इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। तुम फाइक को भूल जाओ। याद रखो तो सिर्फ इतना कि मैं महज एक इंस्ट्रक्टर हूँ, और मेरे इतना समझाने के बाद अगर किसी किस्म की कोई कोताही हुई ना, तो बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें खुद प्लेन से उठा के नीचे फेंक दूंगा। और कम से कम इस मामले में किसी भी किस्म की रियायत की तवक्को मुझसे मत रखना। वो उंगली उठा के इसे सख्त लहजे में वार्न कर रहा था। राइमा ने फरमाबरदारी से सर हिलाया और इसकी तकलीफ की जो कॉकपिट में बैठ चुका था। एमी फेंक देंगे? फेंक के तो दिखाएं, मैं बाबा को भी बताऊंगी। बुरा सा मुंह बनाए दिल में ही सोचा। पागल लड़की, बाबा को तो तब बताओगी ना जब कुछ बताने के लिए जिंदा रहोगी। इसने अपने ही ख्याल की तरदीद की और हर किस्म का ख्याल अपने जहन से झटक के कॉकपिट में बैठती अपना हेलमेट सेट कर रही थी। मुंह में कोई आयत पढ़ के वो एक दफ़ा फिर से कॉन्फिडेंट थी। इस टाइम इसके जहन से बिल्कुल निकल चुका था कि फाइक इसे इंस्ट्रक्ट कर रहा है। पता था तो सिर्फ इतना कि इसे इस मुल्क के लिए, इसकी तरक्की के लिए अपना बेस्ट देना है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आई राइमा कि तुम क्यों हर छोटी छोटी बात पे सर पकड़ के बैठ जाती हो। वो इसे डपट रही थी जबकि राइमा मुंह बनाए सुन रही थी। यार ये छोटी सी बात है तुम्हारे लिए। इसने शौक से सनिया को देखा। तुम्हारे फाइक भाई तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला बन गए हैं। जनाब कहते हैं अगर ध्यान न दिया तो उठा के जेट से ही ज़मीन पे पटक दूंगा। इसे तो फाइक से कोई पुरानी दुश्मनी थी। सनिया बेचारी सर पकड़ के बैठ गई। तो राइमा तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं, और वैसे भी तुम भाई को कुछ ज़्यादा ही सर पे सवार कर रही हो। तुम बस अपना काम करो एंड दैट्स इट। सिर्फ तुम्हें 55 से 60 घंटे इस जेट में भाई के साथ गुजारने हैं ना, वो किसी तरह कंप्लीट करो। बाद में वो अपने रास्ते और तुम अपने रास्ते। हर चीज़ को साइड पे रख के सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दो। आई एम श्योर कि तुम नहीं चाहती होगी कि तुम्हारी मेहनत ज़ाया हो, है ना? इसे तहम्मुल से समझाते हुए प्यार से कहा। राइमा आंखें घुमाए मुस्कुरा दी। वैसे मेरी मम्मा वाले सारे गेट्स हैं तुम में, वो भी ऐसे ही डांटती हैं, राइमा शरारत से बोली, जबकि सनिया इसे आंखें दिखाती चेंज करने चली गई। कर दे दूर बलावा सदका शाह मदीना, ऐने जोगी नहीं मैं मैनू आस मावीना, जिंद बुक बुक रोई होर अर्ज न कोई, जेड़ी पुल में तो होई मौला माफ़ करी, तू मौला माफ़ करी। फाइक ग्राउंड से गुजर रहा था जब इसके कदम इस आवाज़ पे रुके थे। इसने सामने देखा तो 2 सीनियर्स अपने सामने खड़े 5 सीनियर्स से ये कलाम सुनने में मसरूफ़ थे। फाइक सीने पे बाजू बांधता हुआ दिलचस्पी से इन्हें देखने लगा। इसे याद आया जब वो भी नए नए सीनियर्स बने थे, तब वो भी कितने शौक से बिला वजह का रोब जमाने के लिए पास गुजरते जूनियर्स को कभी कोई पनिशमेंट करते तो कभी कोई रगड़ा लगाते। क्या हसीन दिन थे वो भी। एक सोल्जर की ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड वो होता है जो अरसा इसने एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान गुजारा होता है। जब बंदा एकेडमी में होता है तब इसे इस रगड़े पे रोना आता है, लेकिन बाद में वही बंदा वो सब रगड़े याद करके हंसता है। फाइक को इस टाइम इन सीनियर्स में अपना आप और जासिम नज़र आ रहे थे। फाइक को जासिम का कहा हुआ एक फ़िक्रा याद आया जो वो हमेशा कहता था, रुलते गए यहाँ पर चस बड़ी आई है। और फाइक और जासिम कितना हंसते थे इस फिक्रे पर। इनफैक्ट हर कैडेट ही पास आउट होने के बाद ये जुमला ज़रूर कहता है। फाइक ने सामने देखा जहाँ वो 2 सीनियर्स अब एक दूसरे के हाथ पे हाथ मार के हंस रहे थे। फाइक नफ़ी में सर हिलाता मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया था, क्योंकि ये तो
PFA एकेडमी अस्कर खान का मामूल था। मुबारका 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 सर। तलहा ने जासिम को पीछे से ज़ोर से गले लगाया और वो जो अपने ध्यान जा रहा था इस अचानक आफ्ताब पे बौखला ही तो गया था। क्या हो गया है तलहा, पागल पागल तो नहीं हो गए हो? जासिम ने हैरत से तलहा को देखा जो कम अज़ कम जासिम के सामने ज़रा तमीज़ से रहता था। सर पहले आप मुबारकबाद दें, फिर बताऊंगा कि हुआ क्या है। वो चहका और साथ ही उसामा को देखा जो मुस्कुराते हुए सर पे हाथ फेर रहा था। जासिम को इन दोनों पे हैरानी हो रही थी। कहीं तुम दोनों की रूह तो नहीं एक्सचेंज हो गई एक दूसरे के साथ? इसने कमर पे हाथ रख के तीखे तेवरों से इन दोनों को घूरा। वो दोनों हंस दिए। अच्छा यार बता भी दो ना, इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हो? वो जिच आके बोला। तो वो दोनों तो कुछ बता ही नहीं रहे थे। ओके ओके सर, बताता हूँ। इससे पहले कि जासिम इन दोनों की क्लास लगाता, तलहा ने जल्दी से सीज फायर के अंदाज में अपने हाथ खड़े किए। फिर उसामा को देख के शरारत से बोला, सर ये जो हमारे उसामा साहब हैं ना, एक प्यारे से बेटे के अब्बा जान बन चुके हैं आज, इसने खुश होते हुए बताया। जासिम ने मुँह खोल के खुशी और हैरानी से उसामा को देखा, जैसे यकीन करना चाह रहा हो कि तलहा सच बोल रहा है या नहीं। उसामा ने मुस्कुराते हुए असबात में सर हिलाया, गोया इसे यकीन दिलाना चाहा। जासिम ने आगे बढ़कर जोश से उसामा को गले लगाया। इतनी खुशी की बात तुम लोग मुझे अब बता रहे हो? इसने इन दोनों के कान खींचे तो वो हंस दिए। सर अब तो थोड़ी सी इज्जत कर लें, आखिर को इस मामले में अब मैं आपसे ज़रा सीनियर हूँ। वो भी उसामा था, कैसे बास आता। इसीलिए अपना कान छुड़ाते हंसता हुआ बोला। तलहा ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। जासिम ने इसे आंखें दिखाई। शर्म करो और ये बताओ कब मिला रहे हो हमें हमारे चैंप से? सर जब आप कहेंगे तो इसी वीकेंड में चलते हैं। वो अपना प्लान बता रहा था, जबकि वो दोनों वाकई पुरजोश थे अपने छोटे से चैंप से मिलने के लिए। मामा बस कर दें, मैं अब और नहीं चल सकती, वो दुहाई देती उधर ही रुक गई। सोबिया बेगम ने इसे तंबीही नज़रों से देखा। सोबिया बेगम इसे ज़बरदस्ती अपने साथ शॉपिंग करने मॉल लाई थी, लेकिन मजाल है जो राइमा मैडम ने इन्हें एक भी चीज़ सुकून से लेने दी हो। राइमा ड्रामे ना करो, पता नहीं कैसी बूढ़ी रूह है तुम में। लड़कियों को तो शॉपिंग करने का इतना क्रेज़ होता है और एक मेरी औलाद है। उन्होंने इसे डपटा। शॉपिंग बैग्स एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल किए। उफ, राइमा ने बेचारगी से इन्हें देखा। मामा मुझे कुछ नहीं पता, मैं सच में अब इससे ज़्यादा नहीं चल सकती। आप प्लीज़ जाके आराम से शॉपिंग कर आएँ, मैं फूड कोर्ट में आपका वेट करती हूँ। प्लीज़ मामा प्लीज़। इसने दोनों हाथ जोड़ के इल्तिजा की, क्योंकि ये शॉपिंग करना इसे सबसे बुरा काम लगता था। ओके तुम उधर जाके बैठो और ख़बरदार किसी किस्म की शरारत की, बस जब तक मैं नहीं आ जाती मेरा वेट करो। उन्हें इसकी शक्ल पे तरस आ ही गया था, पर साथ ही तलकीन की। राइमा मुस्कुराई। ओके मामा, आप आराम से जाएं और आराम से शॉपिंग करें। इसने प्यार से इनका गाल किसी बच्चे की तरह थपथपाया। वो मुस्कुरा दी। फिर इसे फूड कोर्ट में जाने का कहती एक दूसरे शॉप में चली गई। राइमा फूड कोर्ट में दाखिल हुई। एक खाली टेबल का इंतखाब करती वो इस पर बैठ गई। वो अभी इर्द-गिर्द निगाहें घुमा ही रही थी जब एक मंजर पे इसकी आंखें सिकुड़ी। एक लड़का उधर मौजूद एक लड़की का हाथ ज़बरदस्ती पकड़े हुए था और वो लड़की मुसलसल इससे अपना हाथ छुड़ा रही थी। और राइमा तो वैसे भी हो किसी के मामले में टांग अड़ाना अपना पेशा समझती थी, इसलिए फ़ौरन से गुस्से से उठी और उनकी जानिब चल दी। इस टाइम इसे मामा की तलकीन भूल चुकी थी। इसका हाथ छोड़ो। वो उनके पास जाके बोली। इन दोनों लड़का और लड़की ने हैरानी से उसकी जानिब देखा। इसका हाथ छोड़ के तुम्हारा पकड़ लूँ? वैसे भी इसमें कोई कबाहत भी नहीं है, वो लोफर सा लड़का दांत निकालते हुए बोला। राइमा का हाथ उठा और उसके चेहरे पे निशान छोड़ गया। इस लड़की ने शौक के मारे मुंह पे हाथ रखा, जबकि वो लड़का भी रुखसार पे हाथ रखे अपनी सुर्ख आंखों से राइमा को देख रहा था। एक पल को राइमा को अपने किए पे पछतावा हुआ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे हाथ लगाओ। इसने राइमा की कलाई जोर से पकड़ के
उसे अपनी जानिब खींचा। वो तो शौक में ही आ गई थी। बिलाल, छोड़ दो इसका हाथ। इस लड़के के साथ लड़की ने उस लड़के को मना करना चाहा, लेकिन उस लड़के के सर पर खून सवार था। रायमा ने हैरानी से इस लड़की को देखा जो ऐसे बोल रही थी जैसे इस लड़के से बड़ी दोस्ती रही हो उसकी। इरम, इसने मुझे थप्पड़ मारा है, ऐसे कैसे छोड़ दूँ? वो चबा चबा के बोला। प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो। इसने उससे अपना हाथ छुड़ाना चाहा। लगता है तुम्हें बहुत शौक है दूसरों के मामलात में दखल देने का। मैं तुम्हें बताता। रायमा, आप यहाँ। वो अभी बोल रहा था जब इस शनासा सी आवाज़ पे रायमा ने मुड़ के देखा। उसे देख के रायमा को लगा कि अल्लाह ने इसे बचा लिया है। जासिम, जो कि आज ही बेस से घर सिर्फ सनिया की बर्थडे के लिए आया था, वो इस टाइम मॉल में इसके लिए कोई गिफ्ट की तलाश में था। जब इसकी नज़र रायमा पे पड़ी, वो जल्दी से इस जानिब आया। भाई, मुझे बचा लें। ये देखें, ये गंदा लड़का पहले इस लड़की के साथ बदतमीज़ी कर रहा था, अब मेरे साथ कर रहा है। इसने जल्दी से इसे बताया। वो शक्ल से ही घबराई हुई लग रही थी। छोड़ो इसका हाथ। जासिम ने इस लड़के के हाथ से रायमा का हाथ छुड़वाया तो रायमा जल्दी से इसके साथ खड़ी हो गई। मुझसे तो इसका हाथ छुड़वा लिया है मोहतरम, लेकिन हर कोई नहीं छोड़ता। बेहतर होगा कि आइंदा एहतियात करें और अपनी बहन को ये भी समझाएं कि किसी के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करते, वरना लड़कियों की इज्जत तो वैसे भी बहुत नाजुक होती है। वो रायमा को सख्त नज़रों से घूरता जासिम से बोला, बकवास बंद करो अपनी। तुम्हें हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, और जिस तरह तुमने इसका हाथ पकड़ के खींचा, तुम्हारी इखलाकियात भी बहुत अच्छे से नज़र आई थी मुझे। जासिम गुस्से से बोला। वो एक दफ़ा ही रायमा से मिला था, लेकिन बहुत अच्छी जान पहचान हो गई थी, और फाइक भी तो इसे रायमा के बारे में कोई ना कोई बात बताता रहता था। देखिए मिस्टर, आपकी बहन को कोई गलत फहमी हुई है। वो मेरा बॉयफ्रेंड है। इससे पहले कि वहाँ कोई जंग शुरू होती, वो लड़की जल्दी से जासिम से बोली। रायमा का मुंह और आंखें हैरत से फैल गई। व्हाट? उसकी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। रायमा, आप चलो इधर से। जासिम ने इसका हाथ पकड़ के इसे अपने साथ खींचा। थोड़ा सा दूर जाके वो रुकी और उन दोनों को देखा। लानत हो तुम दोनों पर, वो बोल के जल्दी से जासिम का हाथ ज़ोर से पकड़ के तेज़ी से चल दी। इन दोनों ने गुस्से से देखा। जासिम के चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई। वो वाकई बच्ची थी। रायमा, आपको वाकई किसी के मामले में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए थी। अगर मैं उधर ना आता तो जाने क्या होता। वो इसे टेबल पे बैठने का इशारा करते समझाते हुए बोला। लेकिन भाई, आप खुद सोचें, जिस तरह वो इस लड़की का हाथ पकड़ के खींच रहा था, इस तरह कोई भी गलत समझ सकता था। मुझे लगा इस लड़की को मेरी हेल्प की ज़रूरत है, इसलिए मैं गई। वो उसे वजाहत देती हुई बोली। कर ली हेल्प? उल्टा आप मुसीबत में फंस जाती। जासिम ने टेबल पे हाथ रखे। रायमा ने बच्चों की तरह मुंह बनाया। ओके सॉरी भाई, आइंदा नहीं करूँगी, वो चाहत से बोली। जासिम ने मुस्कुरा के उसे देखा। गुड गर्ल, लेकिन ये बताएं आप यहाँ किसके साथ आई हैं? उसने मेन्यू कार्ड उठाते हुए पूछा। मामा के साथ शॉपिंग पे आई हूँ। नहीं, बल्कि ज़बरदस्ती लाई गई हूँ, वो बेचारगी से बोली। जासिम ने भवें सुकेड़ के उसे देखा। मेरा जहाँ तक इल्म है, लड़कियाँ तो पागल होती हैं शॉपिंग के लिए, और आप उकता रही हो। लड़कियाँ पागल होती होंगी, लेकिन मुझसे नहीं फजूल में मॉल्स घूमे जाते, ना ही इतना ख्वार हुआ जाता है। जासिम इसके जवाब पे हंस दिया। अच्छा ये बताएं क्या लेंगी? आइसक्रीम, वो हंसती हुई बोली। जासिम ने मुस्कुरा के वेटर को ऑर्डर नोट करवाया। तभी रायमा की मामा भी वहीं आ गई। रायमा ने जासिम से इनका तारुफ भी करवाया। वो वाकई बहुत खुश हुई थी जासिम से मिल के। जासिम थोड़ी देर उधर बैठा, फिर इन्हें एक्सक्यूज़ करता चला गया तो वो भी उठ गई। काफ़ी अच्छा लड़का है, डिसेंट सा। गाड़ी ड्राइव करते हुए सोबिया बेगम ने जासिम के बारे में तबसरा किया। रायमा, जो कि मोबाइल पे कोई गेम खेलने में बिजी थी, मुस्कुरा के लापरवाही से बोली, यस मामा, वो वाकई बहुत अच्छे हैं। सोबिया बेगम ने नज़रें सड़क पे से हटा के उसे देखा। रायमा, तुम मेरा मतलब नहीं समझी, मैं किसी और हवाले से बात कर रही हूँ। उनकी बात पे रायमा ने अपनी नज़रें हटाकर बुरू उचका के उन्हें देखा। किस हवाले से मामा? देखो ना, वो कितना अच्छा है, कितना पोलाइट सा, इतने अच्छे अंदाज में बात करता है। मैं हमेशा तुम्हारे लिए ऐसा ही कोई लाइफ पार्टनर सोचती हूँ। उनकी बात ने रायमा को सर पकड़ने पर मजबूर कर दिया। वो हमेशा इसे भाई समझती थी और वो भी इसे बहनों की तरह ही ट्रीट करता था।
खुदा का खौफ करे मामा, पहली बात मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच सकती क्योंकि वो मेरे भाई हैं। दूसरी बात, उनकी एज कम से कम भी मुझसे 11 या 12 साल ज़्यादा होगी। मैं तो कभी भी खुद से इतने बड़े लड़के से शादी ना करूं। वो तो कानों को हाथ लगा रही थी। तो क्या किसी काके से शादी करोगी? उनका तंजिया लहजा राइमा को कहका लगाने पे मजबूर कर गया। हाँ हाँ मामा, देखें आपकी और बाबा की एज में सिर्फ 2-3 साल का ही गैप है और बाबा आपको कितना समझते हैं, इतने अच्छे से ट्रीट करते हैं। मुझे भी अगर कोई बाबा जैसा मिला तो शादी कर लूँगी, वरना शादी के बगैर हमारे कौन सा कोई बिजनेस रुके हुए हैं। ना भी किया तो अपना अच्छा खासा गुजर बसर हो तो रहा है, तो आइंदा भी हो जाएगा। वो हल्के फुल्के अंदाज में बोली, जबकि सोबिया बेगम सिर्फ इसे देख के रह गई। ये बाप बेटी वाकई इन्हें हर मामले में घुमाने का फन जानते थे। इसने हैंडल घुमाया तो दरवाज़ा खुलता चला गया। इस टाइम रात के 12 बजे थे और वो इसे सबसे पहले विश करना चाहता था। कमरे में नाइट बल्ब की हल्की सी रोशनी में वो बेड पे कंधों तक चादर ओढ़े ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रही थी। इसे देख के जासिम के होंठों पे एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट ने अहाता किया। वो आगे बढ़ के इसके तकिए वाली साइड पे इसके पास आके बैठ गया। आहिस्तगी से हाथ बढ़ा के इसके चेहरे से आवारा लटों को पीछे किया। वो बस मगन सा इसे तकता जा रहा था। तकरीबन 8 या 9 दिन बाद वो इसके चेहरे को देख रहा था। सुनो, उठ जाओ। थोड़ा सा झुक के आहिस्ता से सरगोशी की, लेकिन सनिया मैडम की नींद में खलल ना पड़ा। वो कुछ लम्हे इसे देखता रहा, फिर एक कोशिश की। उठ जाओ यार, एक तो इतनी दूर से तुम्हें मिलने के लिए आया हूँ और एक तुम हो कि उठने का नाम ही नहीं ले रही। इसने अब की बार इसका गाल तपतपाते हुए शिकवा किया। सनिया ने कसमसा के आंखें खोली। कुछ देर वो माथे पे बल डाले इर्द गिर्द के माहौल को समझने की कोशिश करती रही, फिर आंखें बंद करके करवट बदल के सो गई। जासिम के चेहरे पे तबस्सुम बिखर गया। हाँ, इतना ही मुश्किल था इसे नींद से उठाना। वो तो ये सोचता था कि एकेडमी में पता नहीं वो कैसे अपनी नींद कुर्बान करती होगी, लेकिन वो कहते हैं ना, बंदे को जिस चीज़ से इश्क हो उसके लिए वो नींद तो क्या अपनी जान तक कुर्बान कर देता है। मोहतरमा उठ जाओ, वरना मैं वापस चला जाऊँगा तुमसे मिले बगैर। जासिम ने इसके बाल अपनी कलाई पर लपेटने शुरू कर दिए। सनिया झुंझला के उठी। एक तो इतने दिनों बाद सोने का मौका मिला था, लेकिन जासिम साहब मुसलसल तंग किए जा रहे थे। जासिम, क्या मसला है? क्यों मेरी नींद खराब कर रहे हैं? वो अपने बाल जूड़े की शक्ल में लपेटती हुई खफा सी बोली। जासिम ने मुस्कुराहट दबाते इसके बालों की लट खींची। सनिया ने सोई सोई आंखों से इसका चेहरा देखा। नहीं करे ना भाई, प्लीज़ सोने दें, वो बेचारगी से बोली। ओके, अभी मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है, फिर जितना चाहे मर्जी उतना सोती रहना। वो इसका हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाने लगा तो सनिया को भी जाना पड़ा। आंखें बंद करो और तब तक नहीं खोलनी जब तक मैं ना कहूँ। लॉन में पहुँच के जासिम ने मुड़ के उसे देखा। सनिया ने बिला किसी चूँ चाँ के बच्चों की तरह सर हिलाते आंखें बंद कर ली। जासिम को इस पर टूट के प्यार आया। वो इसका हाथ थामे चलता हुआ पिछले लॉन तक आया। हैप्पी बर्थडे माय लव, अपने पीछे से आती मध्यम सी आवाज़ पे सनिया ने आहिस्ता से आंखें खोली। इसने हैरानी से सारा मंजर देखा। एक टेबल पे ढेर सारी फूल की पत्तियां थीं जिन पे केक रखा हुआ था और वहाँ से कुछ फासले पे दिए रख के हार्ट की शक्ल दी गई थी। वो जासिम से ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी क्योंकि वो इन मामलों में कोरा था। इसने मुड़ के जासिम को देखा। वाओ, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल जासिम, आई लव दिस। ये सब आपने किया है? वो अभी भी बेयकीन थी, लेकिन खुशी उसकी आंखों से झलक रही थी। बिल्कुल, ये छोटा सा सरप्राइज़ मेरी प्यारी सी वाइफ के लिए। इसने प्यार से इसके दोनों नाजुक हाथ अपने हाथों में लिए। मेरे अजनबी, मेरे आशना, तुझे हर्फ हर्फ दुआ लिखूं। गर बन ना सकूं कभी तेरा तो हयात को फना लिखूं। ये ज़िंदगी कदम कदम तेरी याद से जवां रहे। मेरे अजनबी, मेरे आशना, तुझे कभी ना खुद से जुदा लिखूं। वो चेहरे पे प्यारी सी मुस्कुराहट सजाए मबहूत सा उसकी आंखों में देखता हुआ बोल रहा था।
इसके लफ्ज़ सनिया के दिल पे असर कर रहे थे। सनिया हैरानी से उसे देख रही थी। गज़ल तो बहुत अच्छी थी, लेकिन आपने कब से आशिकों की तरह ये शेरो शायरी शुरू कर दी? वो जो सनिया से किसी खूबसूरत से अल्फाज का मुंतज़िर था, इस बात पे अपना सर पीट के रह गया। मतलब कि हद थी। एक तो मैंने इतनी मुश्किल से ये गज़ल याद की और तुम हो कि किसी खूबसूरत इकरार या इजहार के बजाय मुझसे ये बेतुका सा सवाल पूछ रही हो। वो तो तप ही गया था। सनिया ने लब दांतों तले दबा के एक आंख मीची। वो वाकई ठीक कह रहा था। इसने एक नज़र अपने खफा से मजाजी खुदा को देखा, जो बाजू सीने पे बांधे रुख दूसरी जानिब मोड़ चुका था। आपको पता है ना, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मुझे ये शेरो शायरी नहीं आती। सीधी तरह बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप मेरे लिए बहुत अहम हैं। इतने माह आपको देखे बगैर, आपको सुने बगैर कैसे गुजारे, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। आपको देख के मेरी जान में जान आती है। आप रूह की तरह मेरे वजूद में बसते हैं। मैं आपसे लड़ती हूँ, आपसे नाराज़ होती हूँ, लेकिन मैं आपके बगैर रह नहीं सकती। मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि उसने मुझे आपसे नवाजा। जासिम मबहूत सा उसकी बातें सुन रहा था। सनिया के खामोश होने पे वो इसकी जानिब आहिस्ता से मुड़ा और उसको प्यार से देखा। उसकी नज़रों से सनिया कुछ कंफ्यूज हुई। इस असर को ज़ायल करने के लिए फ़ौरन से बोली, अच्छा ये सब छोड़ें, मेरा गिफ्ट दें। वो इधर उधर नज़रें घुमाती हुई बोली, हर चीज़ को देख रही थी सिवाय जासिम के। लड़की चाहे जितनी मर्जी बोल्ड हो, लेकिन होती तो आखिर लड़की ही है ना। जासिम इसका गुरेज समझ के आहिस्ता से हंस दिया। लड़की गिफ्ट भी देता हूँ, पहले केक तो काट लो। वो इसका हाथ थामता टेबल के पास ले आया। केक काटने के बाद भी सनिया को जल्दी थी गिफ्ट लेने की। ये ले मोहतरमा, आपका गिफ्ट। इसने खूबसूरत से गिफ्ट पेपर में पैक एक दरमियाने साइज़ का बॉक्स इसकी जानिब बढ़ाया। इतना बड़ा बॉक्स, इसमें क्या है? वो गिफ्ट पेपर एहतियात से खोलती पूछ रही थी। खोल के खुद ही देख लो। वो अपनी पैंट की जेब में हाथ डाले खड़ा मुस्कुराहट दबाए उसे ही देख रहा था। सनिया ने मुस्कुराते हुए बॉक्स खोला, लेकिन इस बॉक्स में मौजूद चीज़ पे नज़र पड़ते ही इसकी मुस्कुराहट सिमटी थी। जासिम, वो चिल्लाई, ये कैसा गिफ्ट है? वो सदमे से बोली, तुमने ही पिछली दफ़ा बोला था कि गिफ्ट दिल से दिया जाता है, और मैंने आपको ये बहुत दिल से गिफ्ट किया है। वो थोड़ा सा झुक के उसकी आंखों में देख के बोला, हाँ बोला था, लेकिन गिफ्ट में टिंडे कौन गिफ्ट करता है? ये ले, ये आप ही खाएं, मुझे नहीं चाहिए गिफ्ट। वो बॉक्स इसके हाथ में पकड़ा के जाने लगी, जब जासिम ने फ़ौरन से इसका हाथ पकड़ा। अरे अरे, इतना गुस्सा! वो इसे रोकता हुआ शरीर लहजे में बोला, लेकिन सनिया के खफा चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं आई। जासिम ने दूसरे हाथ से पैंट की जेब से एक प्यारी सी मखमली डबिया निकाली और खोल के उसके हाथ पे प्यारी सी ब्रेसलेट पहनाई। सनिया के चेहरे पे उसे देख के मुस्कुराहट आई। तुम तो मजाक भी नहीं समझती, कैसा लगा ये वाला गिफ्ट? इसने उसके नाक की टिप आहिस्ता से दबाई। टिंडों से तो बहुत अच्छा है। वो उसके गाल पे चुटकी काट के खिलखिलाई। जासिम भी अपनी मताए हयात को देख के हंस दिया। बाबा जान, सिर्फ 3 मिनट में हमें लॉन के पूरे 3 चक्कर कंप्लीट करने हैं, और मुझे यकीन है कि हमेशा की तरह मैं ही जीतूंगी। लाइट पिंक कलर के सूट में मलबूस, पाँव में जॉगर पहने, बालों की ऊंची पॉनी टेल की वो इन्हें चैलेंज कर रही थी। उबैद साहब कमर पे हाथ रखे अपनी इस चांद से प्यारी बेटी को देख रहे थे। ओह, तो बाबा को चैलेंज किया जा रहा है। उन्होंने होंठ सुकेड़े और समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। बिल्कुल बाबा जान, आप बूढ़े हो गए हैं तो जाहिर सी बात है मैं ही ये रेस विन करूँगी ना। इसने नाज से पलकें झपकाई। बेटा जानी, आप अभी हमें जानती नहीं हैं। हम आर्मी वालों को किसी भी हाल में हारना सिखाया ही नहीं जाता। और रही बूढ़े होने की बात, तो बस 19-20 साल ही बड़ा हूँ आपसे। वो हाथों को महसूस अंदाज में झुलाते हुए बोले। चेहरे पे प्यारी सी मुस्कुराहट थी। वो बिल्कुल यंग लगते थे। छोटी सी उम्र में ही तो उनकी शादी हो गई थी, और राइमा जानबूझ के उन्हें तंग करती कि वो बूढ़े हो गए हैं। हालांकि आर्मी वाले तो खुद को मेंटेन करके रखते हैं। हाँ, ओ नो बाबा, तो आपको किसने बोला था कि इतनी छोटी सी उम्र में शादी करने के लिए? पोनी टेल को झुलाती वो खिलखिलाई।
हमेशा की तरह वही सवाल पूछा, बस क्या करें बेटा जानी, हमें किसी ने पूछा तक नहीं और दूल्हा बना के बिठा दिया। अगर कबूल है ना बोलते तो हमारे अब्बू जान से हमें चूते पड़ जाने थे। वो उसके सर पे हाथ रखते बज़ाहिर बड़ी संजीदगी से बोले, जबकि आंखों में शरीर सी चमक थी। कितनी स्वीट सी लव स्टोरी है आपकी। वो पेट पे हाथ रख के हंस दी। इसकी खिलखिलाहट में उबैद साहब का कहकहा भी शामिल हुआ। ये बातें बाद में, अब जल्दी से रेस शुरू करें, उबैद साहब ने कहा तो इसने दोनों हाथ मुंह पे रख के अपनी हंसी दबाई। कई लम्हों बाद वो हंसी रोकने में कामयाब हो पाई। वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे पोजीशन में खड़े थे। 1 2 3 एंड गो। दोनों बाप बेटी एक साथ दौड़े। राइमा अपनी पूरी ताकत से दौड़ रही थी। शुरू में उबैद साहब भी फुल तेज़ी से दौड़े, फिर आखिर पे जाके उन्होंने जानबूझ के अपनी स्पीड आहिस्ता कर ली। वो हमेशा ही ऐसे करते थे। इन्हें पता नहीं कौन सी खुशी होती थी राइमा से हार के। वाकई सिर्फ एक बाप ही होता है जो अपनी औलाद को खुद से बहुत कामयाब देखना चाहता है। याहू, आई वन दिस रेस। विनिंग पॉइंट पे पहुंच के जोश से बाजू फैलाए वो चिल्लाई। उबैद साहब मुस्कुराते हुए इसके पास आए। वेरी सैड बाबा, आप ये रेस फिर हार गए। नफ़ी में सर हिला के बोला गया, जैसे वाकई बहुत अफसोस हो, जबकि लबों पे जानदार सी मुस्कान थी। वो भी जानती थी कि इसके बाबा जानबूझ के ये रेस हारते हैं, लेकिन यार क्रेडिट भी तो कोई चीज़ है। आपको किसने कहा कि मैं हार गया? मेरा प्यारा सा बच्चा ये रेस जीत गया तो समझो मैं जीत गया। उन्होंने प्यार से कहते इसके सर पे हाथ रखा। मेरे प्यारे से बाबा, वो बच्चों की तरह उनसे लिपट गई। एकेडमी में यही शफीक लम्स तो वो मिस करती थी। बाबा, फ़र्ज़ करें अगर ड्यूटी के दौरान मुझे कुछ हो जाए तो आप क्या करेंगे? उनसे अलग होकर लॉन में मौजूद बेंच पे बैठते हुए बोली। उबैद साहब की मुस्कुराहट एकदम से सुकड़ी। वो ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। राइमा ही तो उनकी ज़िंदगी थी। ये कैसी बात है राइमा? लहजा खफगी लिए हुए था। वो भी उसके पास उधर पड़े बेंच पर ही बैठ गए। राइमा ने ज़रा सा रुख उनकी जानिब मोड़ा, फिर अजीब से अंदाज में मुस्कुराई। बाबा, आप तो सब जानते हैं। मेरा ख्याल है मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब एक जेट क्रैश होता है तो कुछ नहीं बचता, कुछ भी मिलती है तो सिर्फ राख। वो उनका हाथ हाथों में थामे मध्यम से लहजे में बोल रही थी। उबैद साहब समझ नहीं सके कि वो इसे क्या जवाब दें। वो ख़ुद भी आर्मी में थे और बहुत अच्छे से जानते थे ये सब। उनके यूनिट में अगर कभी कोई जवान शहीद होता तो बहुत दिनों तक वो सो भी नहीं पाते थे। वो ये सोच रहे थे कि इस तरह की बातों से जिस तरह उन्हें तकलीफ़ हो रही है, इससे कई गुना ज़्यादा शोहदा के लवाहकीन को होती होगी। वो भी तो अपनी औलादें इस मुल्क के लिए निछावर करते हैं और कभी भी उनके हौसले मांद नहीं पड़े। मैं यही समझूंगा कि मेरी औलाद अल्लाह की अमानत और इस सरज़मीन की बेटी थी जो उसने वापस ले ली। मुझे फ़ख्र होगा कि मेरी बेटी ने अल्लाह की राह में इस सरज़मीन के लिए अपनी जान तक निछावर कर दी। राइमा बेटा, शहादत का रुतबा बहुत बुलंद, बहुत अजीम है। इससे ज़्यादा फ़ख्र की बात और क्या होगी कि मैं एक शहीद का बाप कहलाया जाऊँगा। ये बात वो कैसे कह रहे थे ये वही जानते थे। चाहे जो मर्ज़ी हो, एक बाप के जज्बात कोई नहीं समझ सकता। उन्होंने आहिस्ता से राइमा को अपने साथ लगाया। वो इनके सीने पे सर रखे, मुंह आसमान की जानिब किए, नम आँखों से मुस्कुरा दी। So listeners, that was the end of episode 5 of the novel फ़कत ज़ौक़े परवाज़ है ज़िंदगी. Do subscribe to my channel for the latest updates and also hit the bell icon. That's how you can encourage my efforts. Thank you so much.